बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे अपने चैनल्स बदल रहा था, तो मैं आज तक लगा लिया गलती से। और उसपे ठीक 9 बजे रात को, कल की बात मैं बता रहा हूँ, आज 26 मई है। तो मैं कल देख रहा था, तो सुधीर चौधरी का जो 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट शो आता है, मैं उसको देखने लगा। मैं सोचा चलो देखते हैं, कुछ नया बताएंगे, कम से कम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगी, कुछ हो। मुझे पता था कि मोदी सरकार की तारीफ हमेशा करते रहते हैं, मुझे लगा होगा कि किसी पॉइंट पे कर रहे होंगे। बट मैं उनका ब्लैक एंड व्हाइट शो देखते रहा, और उसमें मुझे लगा कि उनका दिमाग एकदम ब्लैक है, कुछ व्हाइट उसमें था ही नहीं। मैंने देखा सुधीर चौधरी प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो संसद का उद्घाटन मोदी जी करने वाले हैं, जो कि प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष की मांग है वो राष्ट्रपति का को करना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रपति जो है 79 आर्टिकल के अनुसार पार्लियामेंट का भाग होता है। सुधीर चौधरी सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सारे फैसले क्यों करते हैं, कोई भी फैसला होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों पड़ जाती है। तो एक कोई क्लास 10th का भी एनसीईआरटी का सोशल साइंस का बुक पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि भारत में ब्रिटेन जैसा पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं है। भारत में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई है। तो अगर कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कोई भी नियम, कोई भी कानून अगर भारत के संविधान के खिलाफ बनता है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिस्फाई होता है तो उसको रद्द कर सकता है। तो सुधीर जी को लगता है कि क्लास 10th के सोशल साइंस का भी नॉलेज नहीं है कि वो ये जान सकें कि भारत में पूर्ण रूप से पार्लियामेंट जो है वो सर्वोच्च नहीं है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, और संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा की जिम्मेदारी माननीय न्यायपालिका को दिया गया है। तो सुधीर चौधरी जी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में सारे चीजों को चुनौती दी जा सकती है। तो ब्लैक एंड व्हाइट शो में जो एक 5-10 मिनट का उन्होंने बखान माहौल बनाने की कोशिश की थी, तो उसका जवाब तो हमारे संविधान में ही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और ये आज से नहीं, जब से संविधान लागू है तब से व्यवस्था लागू है। तो ये तो पढ़ने की बातें हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुधीर चौधरी इतने भी गंवार होंगे। डिग्री लेकर ही वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन क्या करें, पैसे की मजबूरी होती है कि लोगों को झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन अफसोस, हमारे देश की जनता, पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग भी उसको असली मान लेते हैं और जुडिशरी को गरियाने लगते हैं, जबकि बिना जुडिशरी के क्या हालत होगी हम सब अच्छी तरीके से जान सकते हैं। उनका दूसरा सवाल था कि पहले नेहरू प्रधानमंत्री बने, इंदिरा प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो माननीय सुधीर चौधरी जी, वे लोग पुष्ट दर पुष्ट अपने मन से प्रधानमंत्री नहीं बने थे। वो लोग बाकायदा चुनाव लड़े थे, उनकी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था, तब वो प्रधानमंत्री बने थे। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी सांसदीय का चुनाव लड़े, उनकी पार्टी के सांसदों ने बहुमत में उनको समर्थन दिया, तब वो प्रधानमंत्री बने। ठीक यही प्रक्रिया नेहरू, इंदिरा और राजीव के साथ भी अप्लाई हुआ था। तो कुछ ऐसा नहीं है कि वो नेहरू ने उनको नामित कर दिया, उन्होंने उनको नामित कर तो प्रधानमंत्री बनते गए, ऐसा नहीं है। वही प्रक्रिया अपनाकर वो लोग भी प्रधानमंत्री बने थे। जैसे कि आप देखते होंगे, राजनाथ सिंह जो हमारे बीजेपी के कद्दावर नेता है, उनका बेटा भी चुनाव जीत कर सांसद बना है। कर्नाटक में पता ही है कि कितने सारे नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दी गई थी, लेकिन कुछ में से अधिकांश लोग हार गए। सवाल तो ये बनता है कि जयशाह को बीसीआई का सचिव कैसे बनाया गया है, और कौन सा इलेक्शन जीते हैं, कौन से एग्जाम पास किए हैं। तो यहाँ लगता है कि परिवारवाद के भी सवाल का जवाब उनको मिल गया। उसके बाद से जैसा कि हमारे बीजेपी का पूरा नैरेटिव चलता है कि नेहरू जो थे वह, उनका अंग्रेजों से मित्रवत संबंध था, भगत सिंह वगैरह असली क्रांतिकारी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगत सिंह बहुत सम्माननीय थे, उतने कम एज में उन्होंने जो कर दिया शायद ही कोई कर पाए। यहाँ तक कुछ लोग हैं जो चंद पैसों के लिए भ्रष्टाचार करने लगते हैं, गलत खबर दिखाने लगते हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे सुधीर चौधरी उर्फ तिहाड़ी भी हैं, जो न्यूज फिक्सिंग करने के चक्कर में तिहाड़ तक का मुंह देख चुके हैं। बाद में सुलह के बाद उनको तिहाड़ से बाहर लाया गया था। यहाँ भगत सिंह
असली स्वतंत्रता सेनानी थे और नेहरू आदि नकली, सावरकर असली थे, सारे सवालिया निशान हैं। भगत सिंह आग के लिए तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं ने बहुत कुछ किया था, यह साबित किया जा चुका है। बहुत सारी किताबों में इस पे विश्लेषण से विस्तार से लिखा गया है। भगत सिंह माफी मांगने को हरगिज तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। गांधी ने, नेहरू ने, तमाम नेताओं ने, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े वकीलों ने भगत सिंह से मिला था, उनके लिए पूरा कवायद किया था। लेकिन अंग्रेजों ने बोला था कि अगर भगत सिंह माफी मांग लेंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन भगत सिंह माफी मांगने को तैयार नहीं थे। जैसे कि सावरकर जो है माफी मांगकर बाहर निकल गए थे। माफी मांग लिए होते तो भगत सिंह को फांसी नहीं हुई होती। अब आप बताओ, अब यहाँ एक सवाल बनता है, कांग्रेस के लोगों ने तो बहुत चीजें की थी, इस पर बताया जा चुका है, लेकिन भगत सिंह को बचाने के लिए सावरकर और उनके साथियों ने, साथ ही हिंदू महासभा आदि ने क्या किया था, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता। अगर आपको इतिहास पर ही बात करना तो इस पहलू पर भी बात करना चाहिए कि सावरकर और उनके साथियों ने, हिंदू महासभा ने भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए क्या किया था। अब यहाँ हम जानते हैं, मैं आनंद भवन घूमने गया था, स्वराज भवन घूमने गया था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियोस डाले हैं। तो वो इतने करोड़ों की संपत्ति जो है हमारे मोतीलाल नेहरू ने, वह स्वतंत्रता संग्राम को झोंक दे दिया था। इंदिरा ने उसको देश को समर्पित कर दिया। इतने राजमहल के ठाट बाट छोड़कर नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू और उनका पूरा, उनके परिवार के बहुत सारे लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। आज यहाँ पर फिर वही मैं बात उदाहरण देना चाहूँगा कि आज लोग छोटे मोटे पैसों के लिए न्यूज़ फिक्सिंग करके तिहाड़ तक का मुंह देख लेते हैं। जैसे सिद्धू चौधरी भी तिहाड़ गए थे, बाद में सुलह हुआ था तो बाहर आए थे। तो आज के लोग ऐसा कर लेते हैं, फिर वो उस जमाने में अगर ऐसे लोग रहे होते तो क्या वो इतने ठाट बाट के संपन्नता को छोड़कर वो स्वतंत्रता संग्राम में कूदते? बिल्कुल नहीं कूदते। रही बात जहाँ नेहरू को जेल में सुविधाएं मिलने की और सावरकर को काला पानी सजा होने की, तो यहाँ दो चीजें हैं। देखिए, अभी हम वर्तमान में भी देखते हैं आईपीसी, अगर आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे हल्का फुल्का, तो छोटे अपराध के लिए छोटी सजा होती है, बड़े अपराध के लिए बड़ी सजा होती है। तो जो क्रांतिकारी सशक्त क्रांति करते थे, मतलब रक्तपात के जरिए क्रांति करते थे, लोहे जैसे क्रांति करते थे, उनको कड़ी सजा मिलती थी। और जो लोग आंदोलन के जरिए क्रांति करते थे, उनको कम सजा मिलती थी। एक अहिंसा और हिंसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं यहाँ भगत सिंह या उनके साथियों के, क्रांतिकारियों के योगदान को बिल्कुल नहीं नकारता हूँ, न हमारी किताबें भी उनको नकारी नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक बात देखिए, भगत सिंह जैसे कितने लोग फांसी पे चढ़ने को तैयार थे, मुश्किल से 12, 13, 14, 15, इतना ही, क्योंकि हम जानते हैं कोई फांसी पर लटकना नहीं चाहता। हर किसी को भगत सिंह प्यारा है, लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरे घर में। लेकिन जो गांधी, नेहरू ये लोग करते थे, ये जनता को जोड़कर आंदोलन के द्वारा, बहिष्कार के द्वारा, स्वदेशी के द्वारा, ये एक कलेक्टिव चीज के द्वारा करते थे, जो कि ज्यादा असरदार था। और सब लोग देश प्रेमी थे, सब लोग अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन कोई अपने बेटे को भगत सिंह की जैसा नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए जो ये कलेक्टिव वाला था, अहिंसा वाला आंदोलन था, ये घर घर तक फैला। क्योंकि भगत सिंह जैसे आंदोलन ना, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन वही बात है, हर कोई भगत सिंह बनना, देखना चाहता है, लेकिन अपने घर में नहीं। तो यही पीड़ा थी, यही कठिनाई थी, इसीलिए जो ये अहिंसा वाले आंदोलन थे वो घर घर तक फैले थे। अब यहाँ पर मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता हूँ कि वो सावरकर को बचाव कर रहे थे, बोल रहे थे। जब अंग्रेजों ने, जो हमारी वर्तमान संसद भवन है, उसके उद्घाटन में मोतीलाल नेहरू और स्वराज पार्टी के तमाम लोग गए थे। अब वो लोग किन परिस्थितियों में वहां गए थे, उस पर हम और आप ऐसे 2-4 मिनट के वीडियो में नहीं जान सकते हैं। वो वहां पर स्वराज पार्टी का यह उद्देश्य था कि वह कम से कम संसद में चुनकर जाएं और जितना हो सके सरकार की बातों को रोकें। मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर जब तक अंग्रेजों की सरकार है, तब तक उनको फ्री हैंड ना दिया जाए। कोई ना कोई वहां उनके काउंसिल्स में बैठा रहे जो उनको रोक सके, उनको भगा सके, उनको उनके कामों में बाधा डाल सके। तो यह भी उनकी एक तरीका था, उनका एक
चलन था, एक उनकी रणनीति थी। इसके लिए हमें इतिहास को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आनंद भवन, स्वराज भवन और बाकी सारे म्यूजियम्स के दस्तावेजों को जाकर देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।